करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन सेलिब्रेट होता है। तो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, यानी कि 11 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि हम लोग हर साल 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया गया है। तो ये 11 मई को सेलिब्रेट किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चंस में दोस्तों दो बातें यहाँ पे बनेंगी, यानी कि ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है श्योर नहीं है कि हर वर्ष 11 मई को ही मनाया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये साल में 2 बार मनाया जाता है, यानी कि मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है हर वर्ष, मई के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है पहली बात तो, जो कि इस बार 11 मई को मनाया जा रहा है। और इसके बाद अक्टूबर माह के भी सेकेंड शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि साल में 2 बार ये मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इस बार 11 मई को सेलिब्रेट किया गया है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एमएसबी भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है जो कि मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इस बार देखो यहाँ पे 11 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को भी मनाया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसकी थीम क्या है? तो इंसेक्ट्स है, ये 2024 की थीम है। और पक्षियों से जुड़े जो दिवस मनाए जाते हैं वो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है एक नज़र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि चाड देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। एक इदरीस डेबी इटनो को चाड देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। अब ये पहली बार अगर आपने नाम सुना होगा, अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं फोटो मिल जाए देखने को तो कितना बढ़िया रहेगा, क्योंकि फोटो से भी आपको याद हो जाएगा कि इदरीस डेबी जो है जो कि चाड देश के ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं, जो कि यहाँ पे चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति को चुनाव ये जीत गए हैं। अगर हम लोग चाड देश की बात करें तो राजधानी याद रखना एन जमीना है, और CFC फ्रैंक यहाँ पे मुद्रा चलती है, और सक्सेस मसरा जो कि प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्जाम में किसी ना किसी देश की राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये श्योर है, ये 100% श्योर है कि किसी ना किसी देश की या राजधानी पूछेगा, या मुद्रा पूछेगा, या राष्ट्रपति पूछ ले, या प्रधानमंत्री पूछ ले। तो ये आपको याद रखना है। और मैं जब भी किसी देश की बात करूंगा तो उसकी राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपको जरूर रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि आप जब भी एग्जाम देने जाते होंगे एक क्वेश्चन तो श्योर है एग्जाम में पूछा जाता है, या राजधानी पूछे, या मुद्रा पूछे, या प्रधानमंत्री पूछे, या राष्ट्रपति पूछे, तो श्योर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि 22वें एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि फाइनल क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आप इमेज भी देख पा रहे होंगे कि इसका आयोजन चीन में तो किया जाएगा, लेकिन कहाँ पर किया जाएगा? तो डलियान शहर में इसका आयोजन किया जाएगा 22वें एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन। अब इसके बाद दूसरा इमेज मैं आपको दिखाता हूँ कि भारतीय टीम की तरफ से कप्तानी कौन करेगा, महिलाओं में और पुरुषों में। तो महिलाओं में देखो, भारतीय महिला टीम की बात करें तो इसमें कप्तानी रथिका को बनाया गया है, और पुरुषों में बात करें तो सेंथिल कुमार जी को भारतीय पुरुष टीम के कप्तान बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो कि भारत की तरफ से ये दोनों भारतीय टीम की नेतृत्व करेंगे। भारतीय पुरुष टीम का कप्तान के रूप में नेतृत्व कौन करेगा टीम का? तो वेलावन सेंथिल कुमार करेंगे। और भारतीय महिला टीम के कप्तान के तौर पर नेतृत्व कौन करेगा? तो रतिका सीलन नेतृत्व करेंगी। तो ये आपको याद रखना है। और देखो यहाँ पे कि एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का जो आयोजन होता है वो हर 2 वर्ष बाद किया जाता है, हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। उसके बाद स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। और देवेंद्र नाथ सारंगी जो कि अध्यक्ष है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि जो इंटरनेशनल नर्स डे है वो 12 मई को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किनकी याद में मनाया जाता है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये जो नाइटिंगेल जी हैं ये नर्स थी, और नर्स के मामले में इन्होंने अच्छा योगदान दिया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने 12 मई 1974 को पहला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था। और इसकी थीम आप लोग याद रखना कि हमारी नर्सें हमारा भविष्य।
देखभाल की आर्थिक शक्ति, ये 2024 की थीम है, आपको याद रखना है। और इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म इटली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। और ये ब्रिटिश नर्स समाज सुधारक हैं, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और इन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा इस वजह से इनको कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की रात में अचानक तबीयत खराब होती है तो ये क्या करती थी कि लालटेन नहीं आता था, पहले के ज़माने में लालटेन चलता था ना, इस तरीके से, तो ये लालटेन लेके मरीज का इलाज करने जाती थी। तो इन्हें लेडी विथ द लैम्प के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और इन्हें आधुनिक नर्सिंग का दार्शनिक भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम कॉलिन मुनरो है। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, यानी कि रिटायरमेंट करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और फाइनली आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये है कॉलिन मुनरो जी, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रहे हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मदर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया गया है? तो किस दिन सेलिब्रेट किया गया है? तो ये 12 मई को सेलिब्रेट किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, शनिवार नहीं होगा, रविवार होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है इमेज में। तो ये मई के दूसरे रविवार को यानी कि 12 मई को इस बार ये मनाया जा रहा है, यानी कि हर साल ये दूसरे रविवार को मनाया जाता है मई के। तो ये आपको याद रखना है, तो सी ऑप्शन है जो कि यहाँ पे क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे रूस के प्रधानमंत्री के पद से फिर से नियुक्त कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल मिशुस्टिन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये है मिखाइल मिशुस्टिन, जो कि इनको फिर से रूस के प्रधानमंत्री के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। उसके बाद रूस की बात है तो राजधानी मॉस्को है और रूसी रूबल यहाँ पे मुद्रा है। और व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से इनको प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम की कौन सी कंपनी प्रायोजक बनी है? तो अमूल कंपनी बनी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका टीम की प्रायोजक जो बना है वो अमूल कंपनी बना है, यानी कि भारतीय कंपनी मूल आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में श्रीलंका पुरुष टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक बनी है अमूल कंपनी, ठीक है। और इसका आयोजन अगर हम लोग बात करें कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 1 जून से 29 जून तक खेला जाएगा। और ये कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया जाएगा। और पहली बार है जो कि 20 टीमें इसमें भाग ले रही हैं और इसका 9वां संस्करण है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद अब बात करें देखो कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के राजदूत भी चुने गए हैं, यानी कि एम्बेसडर के रूप में भी चुना गया है। तो हाल ही में युवराज सिंह को चुना गया है और इसके पहले क्रिस गेल और उसेन बोल्ट भी पहले से घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन युवराज सिंह को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के रूप में। ये लोग इनका प्रचार करेंगे, ये लोग इसका प्रचार करेंगे। और अमूल कंपनी साथ ही साथ साउथ अफ्रीका और अमेरिका टीम का भी प्रायोजक बना है। तो ये बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औसी उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ये नेपाल में मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औसी उत्सव जो कि नेपाल में मनाया जाता है, यानी कि माता तीर्थ औसी नेपाल में एक दिवसीय त्यौहार है। और यह दिन माताओं और मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। और ये लोग क्या करते हैं कि इस दिन को अपनी माँ को मिठाई, कपड़े और अन्य उपहार सामग्री देते हैं। और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि माता के रूप में इनको परमात्मा दिखता है। तो यहाँ के लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन अपने देश में क्या है कि माता को ही परमात्मा बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना। अभी हाल ही में दोस्तों एक नेपाल देश ने नोट जारी किया है 100 रुपए का, ठीक है। उसमें क्या है कि भारत के 3 नक्शे का भी जिक्र किया है, वो जारी किया है 3 नक्शों का। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक, कि किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो ये जापान देश ने जीती है, यानी कि जापान देश ने पाकिस्तान को हराकर ये 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो कि अपने नाम किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, फोटो से आप देखेंगे ना, फोटो आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन से याद हो जाएगा। यानी कि जापान हैज़ वॉन द 30 सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी बाय डिफीटिंग पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो कि जापान ने अपने नाम किया है। और इसके बाद दूसरा शानदार फोटो देख पा रहे होंगे कि ये फाइनल मैच खेला गया था जापान और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान
अजलान शाह कप जो कि अपने नाम किया है। और इसका आयोजन कब किया गया था, तो इसका फाइनल मुकाबला 11 मई को खेला गया था। तो ये आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा आप इमेज को समझेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस भी याद आ जाएगा। अजलान शाह ट्रॉफी की बात, तो ये हॉकी से संबंधित है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बताओ संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चंस एग्जाम में एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। आप या एसएससी का एग्जाम दो या रेलवे का दो, किसी भी का एग्जाम दो, आप सब में एक क्वेश्चन श्योर है कि पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है ये हॉकी खेल से संबंधित है और इसकी जो शुरुआत की गई थी तो 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखो ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो अजलान शाह ट्रॉफी है किसके नाम पर रखा गया था, तो इस ट्रॉफी का नाम पेराक मलेशिया राज्य के पूर्व सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना, एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक है। और ये प्रतिवर्ष मलेशिया देश में ही खेला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सुल्तान अजलान शाह जो ट्रॉफी है भारत ने अब तक कितनी बार इस ट्रॉफी को जीती है, तो 1985 में देखो जीती है, 1991 में जीती है, 1995 में जीती है, 2009 में जीती है, 2010 में जीती है, यानी कि टोटल 5 बार है जो कि भारत ने अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कामी रीता। ये नेपाल देश की हैं, ठीक है, ये नेपाल देश की हैं जो कि इन्होंने 29वीं बार यानी कि अपनी 30 वर्ष की आयु में 29वीं बार है जो कि माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई करी है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि फाइनल क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्वेश्चन से याद हो जाएगा। यानी कि नेपाल की ये कामी रीता जी हैं जो कि 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना रिकॉर्ड हासिल किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, तो आपको याद रखना। अगला है कि किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2024 का खिताब जीता है। तो ये जैकब वर्डलेज ने जीता है और इसके बाद दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा रहे। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2023 की अगर यहाँ पे हम लोग बात करें दोहा डायमंड लीग की, तो 2023 का जो टाइटल इन्होंने जीता था तो वो नीरज चोपड़ा ने जीता था, लेकिन 2024 का जो टाइटल जीता है दोहा डायमंड लीग का तो जैकब वर्डलेज ने जीता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप जैकब का फोटो भी देख पा रहे होंगे और नीरज चोपड़ा जी का भी फोटो देख पा रहे होंगे, यानी कि दूसरे नंबर के ये बन गए हैं और पहले नंबर के ये बन गए हैं जिन्होंने दोहा डायमंड लीग 2024 के खिताब में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है और इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो ये आपको याद रखना है। और ये तो जैकब की बात करें तो ये चेक गणराज्य के हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अन्य विजेताओं के नाम है जो कि मैं आपको एक नज़र रिवीजन करा दूं, यानी कि 46वीं डकार रैली का खिताब किसने जीता है, तो ये कार्लोस सैन ने जीता है। और विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा टीम ने जीता, ये पहली बार जीता है, तो ये आपको याद रखना है। और अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है, तो बांग्लादेश टीम ने जीता है, पहली बार इसे जीता है। और इसके बाद अगला है कि मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। और ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, ये भी मैक्स वर्स्टेपन के नाम है। और यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है। और स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। और उसके बाद अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जनिक सिनर ने जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को डॉक्टरेट डिग्री से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब इनको कब सम्मानित किया जाएगा, तो यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विल बी द अवार्डेड हॉनररी डॉक्टरेट डिग्री ऑन 28 मई को सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे जो कि हम लोग 12 मई को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइनली फोटो भी देख पा रहे कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ जो कि 12 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो संजय भल्ला को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे कि वाइस एडमिरल संजय भल्ला अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी, आपको याद रखना है। यानी और इसके बाद भारतीय नौसेना की बात है तो नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है। इसके पहले कौन थे, आर
हरि कुमार जी थे, तो आपको याद रखना है। और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में, और स्थापना 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनेगा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने पारित किया है, तो यूरोपीय संघ ने पारित किया है। यानी कि महिलाओं से निपटने के लिए जो इनके साथ गलत व्यवहार होता है, यानी कि गलत व्यवहार इस तरीके से जैसे कि तो किसी महिला की जबरन शादी कर दी जाती है, ठीक है, और गलत बर्ताव होता है, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि रेप वगैरह वगैरह चीज़ें हैं जो कि इन सब चीज़ों शामिल हैं। और यही सब चीज़ों से निपटने के लिए जो कि यूरोपीय संघ ने पहला कदम उठाया है, तो अच्छा कदम उठाया है हालांकि। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि इट इज़ अ क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक पहला कानून जो कि पारित किया है। यानी कि यूरोपीय संघ की बात है तो इसमें कितने देश शामिल हैं, तो देखो इसमें 27 देश जो कि सदस्य हैं, और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ बनेगा कि किस राज्य में शांति स्मारक का उद्घाटन किया गया है, तो ये नागालैंड में किया गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर होगा। अब स्मारक का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो आप इमेज में भी देख पा रहे कि जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रिव्यू, जो कि इन दोनों के द्वारा नागालैंड कोहिमा पीस मेमोरियल और इको पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आपको यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे, यानी कि जब जापान की बात है तो राजधानी टोक्यो है और जापानी येन यहाँ पे मुद्रा है, और फिमियो किशिदा जो कि प्रधानमंत्री है। और नागालैंड की बात करें तो राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री रेफेन्यू है, और ला गणेशन जो कि राज्यपाल हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस जानवर की किडनी लगवाने से पहले व्यक्ति की मौत हुई है, तो सूअर की किडनी लगाने से पहले व्यक्ति की मौत हुई है, और ये मामला कहाँ का है, तो ये अमेरिका देश का है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि अमेरिका देश का मामला है जो कि हाल ही में न्यूज़ में भी है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। खूब चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे साफ साफ फोटो देख पा रहे कि सूअर की किडनी लगवाने वाले पहले इंसान की मौत हुई है, जो कि अमेरिका में ये मामला था, और अमेरिका के ये व्यक्ति हैं जिनको ये किडनी सूअर की लगाई गई थी। लेकिन अब बात यह है कि डॉक्टरों का मानना था कि ये जो सूअर की किडनी लगाई जा रही है इंसान के अंदर, तो कम से कम 2 साल तक इंसान इससे जीवित रहेगा। लेकिन मामला बाद में कुछ और ही आया कि मार्च माह में इनको किडनी लगाई गई थी सूअर की, लेकिन 2 महीने बाद क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। ये मामला अमेरिका देश में सूअर की किडनी लगने वाले पहले व्यक्ति, जिनका नाम रिचर्ड रिक स्लेमैन था, तो उनके शरीर में सूअर की किडनी लगाई गई थी, जो कि हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। और रिचर्ड को मार्च माह में ये किडनी सूअर की लगाई गई थी, और जिसके चलते 2 महीने तक वो जीवित रहे, और 62 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। और लेकिन क्या था कि डॉक्टरों का मानना था कि ये जो किडनी है कम से कम 2 साल तक रिचर्ड के शरीर में ठीक तरीके से काम कर सकती है, लेकिन 2 महीने तक ये जीवित रहे, 2 महीने बाद ये अलविदा हो गए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूज़ में चर्चा में है। चलिए क्वेश्चन बनेगा कि कौन मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, तो इदा सिसा नोंगरांग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और फाइनली आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। और मेघालय की बात है तो राजधानी आप लोग याद रखना शिलांग है, और मुख्यमंत्री की बात है तो कॉनरो संगमा मुख्यमंत्री हैं, और राज्य की पक्षी हिल मैना है, और राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान है। तो ये भी आपको याद रखना एक्स्ट्रा जानकारी। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के पी श्याम निखिल भारत के 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो तमिलनाडु के बने हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और उसके बाद दूसरा सेकेंड फोटो आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत के 85 ग्रैंड मास्टर बने पी श्याम निखिल। क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र ने कब से विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 25 मई से की है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 25 मई से अब हर साल विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यानी। और इसके बाद अब बात करें यहाँ पे कि 25 मई को ही क्यों चुना गया, तो 25 मई 1924 की बात है कि 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने भाग लिया था। और इस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 25 मई 2024 को 1924 फुटबॉल आयोजन की वर्षगांठ 100वीं वर्षगांठ भी है।
तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण दिवस है जो कि इसी दिन चुना जा रहा है और 25 मई को हर साल विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। तो बनेगा कि यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर है। तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर है, यानी कि टॉपर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया यूनिवर्सिटी में ये टॉप पर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर कौन है, तो सिंगापुर को नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड में ये टॉप पर है। अब वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी किस स्थान पर है, तो 81 पर है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ, यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी 2024 के अनुसार महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है जो कि केरल राज्य में है, भारतीय विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर है। और विश्व में बात करें तो ये 81 पर है। और विश्व स्तर पर पहले स्थान की बात करें तो नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है जो कि सिंगापुर में है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो एलिन नोडेहाउ को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इनका स्थान ग्रहण करेंगे तो कनाडा के जॉनिफर टॉपिंग का ये स्थान ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने और परिवारों को संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और इसकी 2024 की थीम याद रखना, परिवार और जलवायु परिवर्तन। और पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 15 मई 1994 को सेलिब्रेट किया गया था। अगला है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है जो कि हम लोग यहाँ पे 16 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और 16 मई 2018 को दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस सेलिब्रेट किया गया था। अगला है कि शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस दिन का उद्देश्य ये है कि लोगों के लिए शांति के महत्व और शांति के साथ रहने पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा करी है, तो सुनील छेत्री ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि जो सुनील छेत्री जी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। और अब ये अंतिम मैच कब खेलेंगे, तो 6 जून 2024 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ ये मैच खेला जाएगा। इसके बाद ये अपना क्या करेंगे कि संन्यास ले लेंगे। और ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, तो जो कि अब हाल ही में ये संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और इनको पुरस्कार भी दिया जा चुका है 2-3, यानी कि 2023 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है, और 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला है कि कहाँ पर दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण किया गया, तो दुबई में किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि दुबई ने ई गेमिंग उद्योग में गेमिंग 2033 के लिए दुबई कार्यक्रम के हिस्से के रूप में दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण किया है। और इस पहल का लक्ष्य रखा गया है 2033 तक 30,000 गेम डेवलप को दुबई में आकर्षित करना, यानी कि इसका उद्देश्य दुबई के शीर्ष 10 वैश्विक गेमिंग शहरों में स्थान दिलाना और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो क्राउन हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा करी है, तो केन्या देश में भीषण बाढ़ से निपटने के लिए भारत सरकार ने केन्या देश को $10 लाख मानवीय सहायता के प्रदान के रूप में देने की घोषणा करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि केन्या देश में भीषण बाढ़ आई है, जिसके कारण $1 मिलियन भारत सरकार सहायता प्रदान करेगी। और यहाँ पे बाढ़ के कारण केन्या में अब तक 267 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है, और कोई लोग तो बह गए हैं, कोई लोग डूब के खत्म हो गए हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने $10 लाख सहायता प्रदान करने की
घोषणा करी है। केन्या देश की बात है तो विलियम रूटो राष्ट्रपति हैं और नैरोबी राजधानी है। केन्या शिलिंग यहाँ पे मुद्रा चलती है और एक बंदरगाह स्थित है यहाँ पे, मोम्बासा बंदरगाह। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी? तो ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे कि राजस्थान की पहली महिला थी जो कि मंत्री बनी थी, कमला बेनीवाल, जो कि इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और साथ ही साथ दोस्तों ये त्रिपुरा, गुजरात और राज्य की राज्यपाल के पद पर भी रह चुकी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें राजस्थान में प्रथम के पद पर कौन रहा है, कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल, जो कि 8 नवंबर 2004 से लेकर 23 जून 2007 तक रही। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि ये 2 बार रह चुकी हैं, 8 नवंबर 2004 से लेकर 23 जून 2007 तक और 23 दिसंबर 2013 से लेकर 16 दिसंबर 2018 तक रही हैं। और राजस्थान की प्रथम महिला 1954 में कमला बेनीवाल थी, तो आपको याद रखना है। और राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भाजपा की सुमित्रा सिंह थी। अन्य बातें आपको याद रखना है जो कि अक्सर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यानी कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचिता कृपलानी थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल संयुक्त प्रांत की सरोजनी नायडू थी, जिन्हें गांधी जी ने भारत की कोकिला के नाम से इनको कहा था। ये भी आपको याद रखना है। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह थी। और भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री अमृत कौर थी। तो ये आपको याद रखना है एक्स्ट्रा। भारत ने मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान करी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत सरकार ने मालदीव को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा करी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और आप इमेज भी देख पा रहे होंगे कि इंडिया टू एक्सटेंड 50 मिलियन डॉलर के साथ जो कि मालदीव को वित्तीय सहायता प्रदान करी है। और साथ ही साथ दोस्तों भारत सरकार ने केन्या में लंबे समय तक भारी बारिश के कारण बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को भी भारत सरकार ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भी प्रदान करी है, जो कि हम लोगों ने 17 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में इसको पढ़ा था। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें मालदीव की, तो राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ हैं और माले यहाँ की राजधानी है और मालवीयन रुपया यहाँ पे मुद्रा चलती है। बाद केन्या की बात करें तो विलियम समोई रूतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और नैरोबी जो कि राजधानी है और केन्याई शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस वोंग। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और इनका आप फोटो भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि लॉरेंस वोंग है जो कि सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। और इसके बाद सिंगापुर की बात करें तो प्रधानमंत्री याद रखना जो कि अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है लॉरेंस वोंग। और राष्ट्रपति की बात करें तो सनमुग रत्नम यहाँ के राष्ट्रपति हैं और सिंगापुर शहर जो कि राजधानी है और सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और 1965 में मलेशिया संघ से ये अलग हुआ था सिंगापुर। तो आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई को हर साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो कि हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे, यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है और यह दिन उच्च रक्तचाप के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात करें कि जब किसी व्यक्ति को रक्तचाप 140/90 mmHg या इससे अधिक होता है तो उसे रक्तचाप का मरीज माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और 2024 की थीम भी आप लोग याद रखना, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। ये 2024 की इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली फ्लोट बनाने की घोषणा करी है? तो नासा ने एक कारनामा किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे और इसके बाद दूसरा इमेज भी आप शानदार देख पा रहे होंगे कि चांद पर नासा की रेल चलेगी, यानी कि नासा के प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया है वो फ्लोट रखा गया है। अब तो ये डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल डेंगू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। टीम आप लोग याद रखना, समुदाय से जुड़े, डेंगू पर नियंत्रित रखें।
अगला क्वेश्चन बनेगा कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह क्या थी? तो वो एक लेखक थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया और ये पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लेखिका कहानीकार मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इनको 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में, आपको याद रखना है। और इनका जन्म की बात करें तो 4 जून 1934 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ था और मालवा की मीरा के नाम से ये मशहूर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बनेगा कि किसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो कपिल सिब्बल को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप फाइनली फोटो भी देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को अपॉइंट किया गया है। और इसके बाद ये किनका स्थान ग्रहण करेंगे? तो ये आदिश सी अग्रवाल का स्थान ग्रहण करेंगे।